भैया नमस्ते। नमस्ते। तो आज हम बाबा जी के संस्मरणों को है ना आपसे सुनने के लिए साथ में हैं और आपसे उनकी आपका लंबा सानिध्य बाबा जी के साथ रहा है उसको जानना चाहेंगे। तो आपको मैंने एक जो हम लोग बात मुद्दों जी। पे बात करते हैं उसकी एक लिस्ट भेज दी थी, आपने उसको देख लिया है, तो इसको कैसे करें आगे? मैं ये सोच रहा था कि आपके कुछ 11 बिंदु आपने भेजे थे चर्चा के, जी। उसमें से जो चौथा बिंदु था हम्म। कि बाबा जी का संदेश क्या है हम्म। ना, मूल रूप से उसको हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं, है ना, और फिर उससे उसको संदर्भ में लेकर बाकी सारी बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा ठीक रहेगा। जी। क्योंकि मेरी अपनी जो प्रवृत्ति है उसको अगर मैं देखूं तो यह है कि किसी भी चीज़ को आप देखने जाते हैं तो उसका दो भाग हो सकता है। एक तो जो घटनाक्रम घट रहे हैं उसको देखने की बात, हम्म। और दूसरा जिन नियम के तहत, जिन सार्वभौमिक सिद्धांतों के तहत वो घटना घट रही है उसको देखने का। हम्म। तो मेरी जो प्रवृत्ति रही है वो यह है कि मैं दूसरे वाले भाग पर ज़्यादा ध्यान दे पाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें एक सार्वभौमिकता है ना, और एक निरंतरता है, और इसलिए उसको पकड़कर हम आगे चल सकते हैं, है ना, हर देश काल परिस्थिति में। घटना को जब हम देखने जाते हैं तो घटनाएं वो देश काल परिस्थिति के साथ हैं, तो फिर उसको किसी दूसरे देश काल परिस्थिति में यथावत लेकर जाना वो काम करता नहीं है। और ये जो घटनाएं घट रही हैं वो नियमों के तहत घट रही हैं, और जिनके साथ घट रही हैं अगर देखेंगे तो उनका जो अपना विचार है, अपना भाव है, ज्ञान है, उसके साथ घट रही हैं, है ना। तो उन भावों को अगर हम पकड़ सकें जिसके साथ वो घटना घट रही है, या जो उनके पीछे जो ज्ञान है उसको अगर हम देख सकें, तो मुझे लगता है वो वस्तु है जिसको हमको वास्तव में पकड़ना है। बिल्कुल। तो अगर उनको हम पकड़ पाएंगे तो कई बार बाहर जो घटना के रूप में, व्यवहार के रूप में जो दिखता है उसमें भिन्नता लगते हुए भी जब हम भाव के स्तर पर और ज्ञान के स्तर पर देखते हैं तो उसमें हमको एकरूपता दिखती है जी। और ये दिखता है कि वो एक वस्तु है जिसको हम पकड़ सकते हैं, हाँ, और अपने लिए प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। बढ़िया। तो उस दृष्टि से मैं पहले उस बात को रख देना चाहता हूँ, संदेश वाली बात को, मुख्य वस्तु क्या है उसकी वाली बात को। फिर उसके साथ जो इंटरेक्शंस हुए हमारे बाबा जी के साथ, उनको हम ठीक से रख पाएंगे, मतलब उस पर्सपेक्टिव से। बढ़िया, ये ठीक है मेरे ख्याल से जी। तो इसको फिर शुरू करते हैं। जी ठीक है। तो जैसा मैंने कहा, आपके प्रश्न की सूची में से चौथे नंबर का जो प्रश्न है, आपकी दृष्टि में बाबा जी का मुख्य संदेश क्या है, जी। हम लोग वहाँ से बात शुरू करते हैं। जी। तो बाबा जी के मुख्य संदेश को देखें तो जैसा मैं समझ पाया हूँ कि ये बात मुख्य रूप से कही जा रही है कि हमारा जो जीने का अर्थ है, एक एक के रूप में, अनेक के अर्थ, अनेक के रूप में और सभी के रूप में अगर देखें तो उसी को हम कह रहे हैं स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। मैं अपना अर्थ देख रहा हूँ तो स्वार्थ की बात है, स्वयं का अर्थ देखना। दूसरे का देख रहा हूँ तो परार्थ की बात है, और सभी का देखने की जो बात है वो परमार्थ की बात है। उसी को दूसरी भाषा में शुभ की दृष्टि से देखेंगे तो स्वशुभ, परशुभ और सर्वशुभ। बढ़िया। तो जैसा मुझे दिखाई पड़ता है कि ये तीनों ही बातें अभी काफ़ी बार अलग अलग लगती हैं, है ना, या अंतर विरोधी लगती हैं जी। लेकिन ठीक से देखें और उसको समझें तो ये दिखता है कि ये तीनों एक ही बात है, या एक ही मूलभूत वास्तविकताओं की अलग अलग स्तर पर अभिव्यक्ति है। तो ये मुझे मुख्य संदेश लगता है बाबा जी का, जिसने मुझे छुआ इस पूरी प्रक्रिया में। तो उस मुख्य संदेश को थोड़ा फैलाकर हम लोग देख लेते हैं, फिर मैंने इसको कैसे देखा, उनके साथ कैसे जुड़ना हुआ, उसकी बात हम लोग संदर्भ में कर देंगे। तो ये कह रहे हैं कि सत्य को समझने व जीने के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अंततः ये तीनों एक ही हैं,
या एक मूलभूत वास्तविकता जिसको सत्य कह रहे हैं कि अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। मूलभूत वास्तविकता जो सत्य जिसको कह रहे हैं, सहअस्तित्व भी कह रहे हैं, उसका एक छोर तो सहअस्तित्व है, ठीक, लेकिन दूसरा छोर जो है सार्वभौम व्यवस्था है। और इसके बीच में और सारी जो वास्तविकताएं हैं अगर देखेंगे तो इन दोनों के बीच में दिखाई पड़ती हैं। तो सहअस्तित्व उसका एक छोर है और सार्वभौम व्यवस्था उसका दूसरा छोर है। यहाँ पे इसमें पीछे वाले में सहअस्तित्व जो पहला छोर है, सहअस्तित्व ये मानव के संदर्भ में अपने अंदर तात्विकता को पहचानने के अर्थ में आप बोल रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ तो सहअस्तित्व को आगे हम लोग बात करेंगे जब नियति क्रम की बात करेंगे जी। तो ये कह रहे हैं कि व्यापक वस्तु का होना और व्यापक वस्तु में सूक्ष्मतम क्रियाओं का होना, जिसको अगर वाङ्मय की भाषा में कहेंगे तो परमाणु अंश का होना जी, है ना। और इस परमाणु अंश का व्यापक में संपृक्त होना, इसको अभी हम एक छोर कह रहे हैं। सहअस्तित्व का मतलब हमारे हिसाब से ये है कि व्यापक के सहअस्तित्व में ये परमाणु अंश संपृक्त हैं। संपृक्त है का मतलब व्यापक के सहअस्तित्व में वो ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं, परस्परता को पहचान रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं। इससे क्रम से और आगे के गठन बनने का काम चल रहा है, संगठन बनने का काम चल रहा है। तो वो छोर है जहाँ से हम शुरू कह रहे हैं। और ये जो क्रम चल रहा है बनने का, है ना, और बड़े संगठन बन रहे हैं, है ना, और उन संगठन का अपना स्वभाव, अपना धर्म, है ना, और चारों देखेंगे तो रूप गुण स्वभाव धर्म है, वो क्रम से जाकर सार्वभौम व्यवस्था तक पहुंचते हैं, जिसमें मनुष्य का होना भी और मनुष्य का इस पूरी वास्तविकता को समझना भी और उस वास्तविकता के साथ जीना भी शामिल है। तो उसी को क्रम से देखेंगे भी हम लोग। तो ये जो सहअस्तित्व बताया, सत्ता में संपृक्त प्रकृति, ये पूर्ण अर्थ के रूप में हो गया जी, और पूर्ण शुभ के रूप में ये सार्वभौम व्यवस्था हो जी। तो ये जो सहअस्तित्व कह रहे हैं अभी, जिस अर्थ में यहाँ प्रयोग कर रहे हैं हम लोग, उसमें क्या है कि वो मूलभूत कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है जी। व्यापक और व्यापक के सहअस्तित्व में या संपृक्तता में सूक्ष्मतम क्रिया या परमाणु अंश जी, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जी। यही बिल्डिंग ब्लॉक से ये पूरा जो बनने का काम चल रहा है पूरी सृष्टि का जी, वो जाकर सार्वभौम व्यवस्था में पूरा होता है। बढ़िया। और इसका एक पूरा निश्चित क्रम है जी। तो उस क्रम को देखेंगे तो ऐसा दिखता है कि ये पूरा अस्तित्व है, क्रम से वो इकाई के रूप में, है ना, और फिर जड़ इकाई और चैतन्य इकाई के रूप में और चार अवस्थाओं के रूप में और मानव का जो ज्ञान अवस्था है उसके रूप में वो दिखाई पड़ता है जी। और ये सब सहअस्तित्व की अभिव्यक्ति के क्रम में हो ही रहा है, हो ही चुका है। मानव को देखेंगे तो उसमें ये दो काम होना है, ज्ञान का काम होना है और सर्वतोमुखी समाधान का काम होना है। एक को क्रियापूर्णता नाम दिए, एक को आचरण पूर्णता का स्थिति नाम दिए। इतना हो जाए मानव में और मानव इसके साथ जीने लगे, तब जो दिखेगा वो यहाँ तक दिखेगा। ये सहअस्तित्व का अभिव्यक्ति चार अवस्था के रूप में तो है ही, मानव के ज्ञान और समाधान पूर्वक जीने के आधार पर वो सार्वभौम व्यवस्था तक जाता है, मानवीय परंपरा तक जाता है। तो ये पूरा छोर है ना, ठीक, जिसको विकास क्रम, विकास जागृति क्रम जो भी कहें, पूरा जो फैलाव है वो सूक्ष्मतम क्रिया के होने से लेकर सार्वभौम व्यवस्था के होने तक, और ये पूरे एक क्रम से चल ही रहा है। इसी को जब मानव के संदर्भ में देखेंगे तो सहअस्तित्व जीवन में ज्ञान अनुभव के रूप में आता है तथा सार्वभौम व्यवस्था मानव के जीने के प्रमाण के रूप में आता है। तो उसको देखेंगे तो ऐसा है कि वो जो सहअस्तित्व है वो सूक्ष्मतम क्रियाओं के व्यापक के सहअस्तित्व में होना, उसका अनुभव से लेकर, है ना, उसका जो अपने जीवन में सारी क्रियाओं का व्यवस्थित होना और अंत में उसका जो परस्परता में व्यक्त होना है, व्यवहार, कार्य और व्यवस्था में भागीदारी के रूप में, वो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था से होते हुए मानवीय परंपरा तक जुड़ता है। तो ये पूरे को जब जोड़कर देखते हैं तो ऐसा दिखता है, ये जो पहले हम लोगों ने कहा कि ये विस्तार है सहअस्तित्व की मूलभूत जो वास्तविकता है, वहां से लेकर सार्वभौम व्यवस्था तक उसका फैलाव को देखेंगे। तो ये भाग की जो भाग है इसमें पीछे वाली स्लाइड में, ये तो प्रकृति प्रदत्त विधि से घटित हो चुका है अपनी धरती पे, सहअस्तित्व की अभिव्यक्ति क्रम में हो गया। और ये जो भाग हम देख रहे हैं ये हमारा जागृति क्रम से जागृति में जो यात्रा है उसका भाग ये जी। तो मानव का होना तो सहअस्तित्व की अभिव्यक्ति क्रम में हो ही गया। अब मानव को इसको
रहना है, आगे की जो गति है, हाँ, उसको देखेंगे तो ये दो भाग है। एक तो बिल्कुल। सस्तित्व को समझना, हाँ, है ना, और सस्तित्व के भाव के साथ रहते हुए परस्परता में जीना जो है सस्तित्व पूर्वक, ये इतना भाग है जिसको मानव को पूरा करना है जी। तो उसी को देखेंगे तो इस रूप में दिखेगा ये, जिस पर हम लोग लौटकर एक बार बात करेंगे, है ना, कि मानव का मानवतापूर्ण आचरण के साथ जीने का जो स्वरूप है वो इतना है ना। ये महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से कि किसी भी व्यक्ति के जीने को अगर हम लोग देखने जाएंगे तो इस आधार पर देखेंगे, मतलब उससे जो भी हमको प्रेरणा लेनी है ना, वो प्रेरणा इस अर्थ में लेंगे कि ये जो मानवतापूर्ण जीने का, मानवतापूर्ण आचरण के साथ जीने का जो स्वरूप है ना, उस स्वरूप के दृष्टि से अभी क्या स्थिति है ना एक व्यक्ति की, और उससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं जी, है ना। तो वो इसके संदर्भ में लौट कर जब भी हम लोग बाकी जो प्रश्न है उस पर जब बात करेंगे तो इसके संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। वो अनुभव तक पहुंचने के लिए जो प्रक्रिया है अनुभवगामी विधि की, वो ये है जिस पर अभी हम लोग विस्तार नहीं कर रहे हैं, बट क्रम से हम ये जो जागृति क्रम और जागृति की बात हुई वहां तक हम अनुभव तक जा सकते हैं, और अनुभव पूर्वक ये जो जागृति पूर्णता की जो स्थिति है वहां तक आ सकते हैं, और फिर उसके आधार पर आचरण पूर्णता को हम प्रमाणित कर सकते हैं। इन दो छोरों के बीच में पूरा क्रम है जिसके बारे में मैं कह रहा था, जो सघन है ना। इस क्रम में ही प्रकृति की सारी अभिव्यक्तियां हैं। तो ये जो अस्तित्व का एक छोर और फिर सार्वभौम व्यवस्था का दूसरा छोर, इन दोनों के बीच में ही क्रम से चीजें हो रही हैं, है ना। और ये क्रम जो हो रही है उसी में देखेंगे तो ये पूरी प्रकृति की जो अभिव्यक्ति है इसी क्रम में है ना। और उसमें देखेंगे तो जड़ से लेकर चैतन्य तक का, और गठन पूर्णता से लेकर क्रिया पूर्णता और आचरण पूर्णता तक, और उसी के फलस्वरूप अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था तक, ऐसा क्रम से हो रहा है। ये जो क्रम है वो बहुत सघन है। सघन का मतलब यह है कि एक के बाद एक चीजें हो रही हैं, है ना, और एक के फलस्वरूप ही दूसरे के लिए अनुकूलता बनती है और दूसरा क्रम घटित होता है ना। तो एक की जो स्थिति बनता है उसके साथ आगे की संभावना निकलती है, और आगे जो होता है उसकी एक और स्थिति बनता है ना। ऐसा क्रम से चीजें चल रही, इसी को नियति क्रम कहा है जी। तो इस नियति क्रम को देखेंगे तो ऐसा दिखता है। तो वो जो बात हो रही थी कि अस्तित्व को जब हम कह रहे हैं तो उसका मतलब है क्रिया शून्य व्यापक में संपृक्त सूक्ष्मतम क्रियाएं। सूक्ष्मतम क्रियाएं कहें या परमाणु अंश कहें या कण कहें, ऐसा ठीक है जो है। तो ये आपस में मिलकर संगठन बना रहे हैं। उस संगठन में देखेंगे तो दो प्रकार के संगठन दिखते हैं, जो गठन में अस्थिर हैं और जो गठन में स्थिर है। तो जो गठन में अस्थिर है उनको गठनशील का है, जो गठन में स्थिर है उसको गठनपूर्ण का है। तो इस तरह से दो प्रकार की इकाइयां आप बन रही हैं, जड़ इकाइयां और चैतन्य इकाइयां। जड़ इकाई में देखेंगे तो ये जो सूक्ष्म परमाणु है वहां से लेकर अनुरचना अनुरचित पिंड तक बनने का काम चल रहा है। वही अनुरचित पिंड को ही देखेंगे तो उसका एक प्रकार है रस, जो प्राणावस्था के पोषण में काम आता है। उसी से प्राण कोशा, पेड़ पौधे, पशु शरीर, मानव शरीर, ये सारा क्रम बनता है। ये जो चैतन्य इकाई है जो गठन में स्थिर है ना, उस चैतन्य इकाई को देखेंगे तो उसके वो पशु शरीर के सहस्तित्व में जीव अवस्था और मानव शरीर के सहस्तित्व में ज्ञान अवस्था के होने का काम होता है। ये इतना काम क्रम से हो ही रहा है, हो चुका है। ठीक है ना। ये जो अभिव्यक्ति क्रम है इसमें हमको कुछ करना नहीं है ना। इस पूरे को देखेंगे तो एक बात यहाँ पर ये दिखती है कि ये जो सूक्ष्मतम क्रिया है उसमें ये चार क्षमता है, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करने का, जो क्रम से व्यक्त हो रहा है जी। पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था में देखेंगे तो पहचानना, निर्वाह करना व्यक्त होता है। जीव अवस्था में मानना दिखाई पड़ता है, ज्ञान अवस्था में जानना भी दिखाई पड़ता है, और अल्टीमेटली इसका पूरा होना ये एक उपलब्धि का बिंदु है देखेंगे जी। तो ये जो अवस्था त्रय है उसके साथ जो ज्ञान अवस्था है उसको देखेंगे तो उसमें क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता की बात है। उसी को देखेंगे तो क्रियापूर्णता का जो उपलब्धि बिंदु है वो अस्तित्व में अनुभव है जिसको ज्ञान का है। आचरण पूर्णता का जो उपलब्धि बिंदु है वो अस्तित्व, व्यवस्था और संबंध के अर्थ में भाव विचार है ना होना, तो सर्वतोमुखी समाधान होना, ये स्थिति है। और इसके साथ जब हम जीने जाते हैं तो न्यायपूर्ण व्यवहार, नियमपूर्ण कार्य और धर्मपूर्ण व्यवस्था में भागीदारी होती है।
इतने के साथ जब हम जिएंगे तो उसका फैलाव समाज में देखेंगे तो अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के रूप में होगा और उससे मानवीय परंपरा होगी। तो ये जो क्रियापूर्णता है ये ज्ञान संपन्नता है इकाई में, वही व्यक्ति में। क्रियापूर्णता का जो अंतिम उपलब्धि होगा वो ज्ञान संपन्नता होगी, सस्तित्व में अनुभव होगा। अनुभव तो वो जो मूलभूत वास्तविकता है उसका अनुभव हमको हो जाए वहां तक जाकर, है ना, कि सब कुछ सस्तित्व पूर्वक है, उसी को फैलाएंगे तो व्यवस्था और संबंध पूर्वक है, ये दिख जाने को ज्ञान के रूप में कह रहे हैं। उसी के अर्थ में भाव विचार चलने लगे हमारा, सस्तित्व के अर्थ में, सस्तित्व व्यवस्था और संबंध के अर्थ में, उसी को आचरण पूर्णता की स्थिति कह रहे हैं, है ना, या दिव्य जीवन की स्थिति कह रहे हैं। यानी प्रमाणित होने के क्रम में आचरण पूर्णता है। वही दो भाग है उसका। हाँ। एक भाग यह है कि हमारे जीवन की सारी क्रियाएं व्यवस्थित हो जाएं, दूसरा हम परस्परता में प्रमाण पूर्वक उसको जी सकें। अच्छा। तो एक को हम ये कह रहे हैं आचरण पूर्णता का स्थिति है, हाँ। एक को कह रहे हैं आचरण पूर्णता की गति है। अच्छा। ये दोनों को मिलाएंगे तो आचरण पूर्णता हुआ। अच्छा। तो आचरण पूर्णता का दूसरा भाग जो है गति वाला, उसमें यह न्यायपूर्ण व्यवहार, नियमपूर्ण कार्य और धर्मपूर्ण व्यवस्था में भागीदारी है। अच्छा। अच्छा। तो ये पूरा जो नियति क्रम है, हाँ। वो तो है ही, इसी क्रम से चीजें होती हैं। हम इसको देख पाए तो भी, समझ पाए तो भी, जी पाए तो भी, नहीं समझ पाए, नहीं जी पाए तो भी, क्रम तो यही है। जब भी करने जाएंगे तो इसी क्रम से होगी चीजें। तो इस बात की जो स्पष्टता है कि ये क्रम है और ये निश्चित क्रम है ना, और ये इस क्रम में ही चीजें घटित होती हैं। जब भी हम समझेंगे, जिएंगे तो ऐसा ही होगा, है ना। तो इस रूप में जब हम देख पाते हैं तब वो जो बात पहले कही थी हम लोगों ने कि ये स्वशुभ, परशुभ और सर्वशुभ, या स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, ये तीनों एक ही वस्तु है, क्योंकि क्रम से यही घटित होने वाला है। ठीक बात है ना। तो मानव को जब फोकस करेंगे, उसके ज्ञान और समाधान के साथ जीने को फोकस करेंगे तो स्वशुभ घटित होगा। परस्परता में जो उसका निर्वाह होगा उससे परशुभ घटित होगा, और अंततः सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था हो जाएगी तो सर्वशुभ होगा। तो उसी बात को लिखा है, इस नीति क्रम को समझने और जीवन के आधार पर ही स्वशुभ घटित होता है। परस्परता में इसका निर्वाह करने पर परशुभ घटित होता है। प्रकृति समग्र के साथ इस आधार पर व्यवस्था प्रमाणित होने पर सर्वशुभ घटित होता है, सुनिश्चित होता है। तो वो पूरा क्रम ही है और उसमें ये तीनों जुड़े हुए हैं, है ना। क्रम से घटित होंगे, ये हमको दिखने लगे तो ये तीनों मूलभूत रूप से एक ही चीज है, वो क्रम से घटित होते हैं, है ना। अलग अलग लेवल पर उसकी अभिव्यक्तियां हैं, है ना, उस मूलभूत वास्तविकता की। मानव द्वारा इस सत्य को हर स्तर पर समझने व जीने के आधार पर ये तीनों सुनिश्चित होते हैं। तो स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, स्वशुभ, परशुभ और सर्वशुभ, ये घटित होगा मानव के समझने और जीने के आधार पर क्रम से, है ना। लेकिन ये क्रम निश्चित है, होना यही है, इसी विधि से होना है ना? ये मुख्य बात। इस क्रम के आधार पर जब हम करने जाते हैं वही कार्यक्रम है। तो ये क्रम हमको समझ में आ जाए, उसके अर्थ में हम जीने जाएं, करने जाएं, तो वो कार्यक्रम है। तो उस कार्यक्रम के हिसाब से देखेंगे तो इसे हर मानव में सुनिश्चित करना ही मुख्य काम है जी। पहले शिक्षा के माध्यम से, फिर व्यवस्था के माध्यम से जी। तो ये जो बात हो रही है कि एक एक व्यक्ति में कम से कम ये सुनिश्चित हो जाए, फिर शिक्षा से वो मल्टीप्लाई हो जाए, फिर वो व्यवस्था में आ जाए, तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चल सकता है। तो प्रारंभ में शिक्षा के माध्यम से, आगे चलकर व्यवस्था के माध्यम से। शिक्षा में भी देखेंगे तो लोक शिक्षा और शिक्षा संस्कार के माध्यम से। ठीक है। तो इतनी बात मुख्य रूप से मुझे एक बैकग्राउंड के रूप में कहनी थी। और जो आपने प्रश्न, चौथा प्रश्न रखा था कि संदेश के रूप में क्या है, तो मैं इसको इस संदेश के रूप, मतलब पूरे संदेश को बाबा जी के इस रूप में देखता हूँ जी। तो इस बैकग्राउंड के साथ हम लोग आगे की चर्चा कर सकते हैं। ठीक है भैया, बढ़िया, बहुत अच्छा। ये तो कॉन्टेक्स्ट इससे हमारा पूरा सेटल हो गया कि किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। आपने इसको पूरे अपनी दर्शन की यात्रा को इसी कॉन्टेक्स्ट में पहचाना है। तो अब इसको स्मरण में रखते हुए आगे की चर्चा। तो इसी में आपका, जैसे जो दर्शन से मिलने से पहले आपकी क्या पृष्ठभूमि रही, उसका थोड़ा सा संक्षिप्त में। आपके जो दो मतलब प्रश्न
थे उसमें, एक तो प्रेरणा क्या रही है ना, ये बात, और पृष्ठभूमि क्या रही, ये दो बात को मैं साथ ही जोड़कर रखता हूँ जी जी। मैंने इसीलिए प्रेजेंटेशन को कर दिया, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट, उस कॉन्टेक्स्ट में फिर अपन उस तरह से बात कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अपनी यात्रा कहें और ये जो प्रेरणा कहें, तो पहले प्रेरणा वाली बात को लेते हैं। तो प्रेरणा मुख्य ये बनी कि ये तीनों स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ, या स्वशुभ, परशुभ और सर्वशुभ, ये अपने एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, ना कि एक दूसरे के विरोधी हैं। और उसके होने का एक निश्चित क्रम है, और उस क्रम से वो घटित हो सकते हैं, और उसके घटित होने में हमारी निश्चित भागीदारी हो सकती है। हम उसमें एक निश्चित प्रक्रिया से खुद गुजर सकते हैं जी। और अपने में वो स्वशुभ को सुनिश्चित कर सकते हैं, और क्रम से फिर परशुभ और सर्वशुभ के लिए भागीदारी कर सकते हैं। तो उसका दिखना है ना, उस संभावना का दिखना और उसके पूरे क्रम का दिखना, ये मैं मुख्य उपलब्धि मानता हूँ जी। मुख्य प्रेरणा जो है वो ये है। इसी के संदर्भ में देखेंगे तो मैं अपनी पूरी यात्रा को अगर देखूं और घटना के रूप में ना देखूं उसको, तो मुझको ये दिखता है कि हम एक लंबे समय से, मतलब बचपन से ये तो दिखाई पड़ता था कि ये सर्वशुभ तो घटित नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए एक बहुत वेग फीलिंग ये थी कि जो हो रहा है वो पर्याप्त नहीं है या ठीक नहीं हो रहा है, तो या तो ठीक नहीं हो रहा है या पूरा नहीं हो रहा है। इस फीलिंग के साथ सारा प्रोसेस शुरू हुआ, और जो भी शिक्षा से गुजरे और लोगों से मिलना हुआ और वो सब, तो एक समय पर ये लगा कि इसके लिए अपने को विधिवत काम करना चाहिए। अगर चीज़ें ठीक नहीं हैं, और ठीक क्या है ये बहुत स्पष्ट नहीं है, तो जो भी आज के दिन उपलब्ध है ज्ञान के रूप में, समाधान के रूप में, उसको समझना, उसको जीना, उसको लोगों तक लेकर जाना, लोगों के साथ उस अर्थ में जीना, तो उसकी एक प्रक्रिया शुरू हुई काफ़ी कम उम्र में से ही। और उस प्रक्रिया में देखेंगे तो दो महत्वपूर्ण स्टेजेस दिखते हैं। एक तो ये जब सर्वशुभ के लिए काम करने का एक प्रेरणा भी बनी और वातावरण भी बना, तो उसके तहत सर्वोदय का जो काम है उस पर काफ़ी भागीदारी रही। और फिर किसान आंदोलन का एक काम, क्योंकि ये दिखा कि गांव की स्थिति बिगड़ती है क्योंकि किसानों को उनके मतलब उपज का वो नहीं मिलता है ना, उनका शोषण होता है। इसलिए उनके शोषण के माध्यम से देखेंगे तो गांव का शोषण होता है, और ये सब सारी प्रक्रियाएं। तो सर्वशुभ के अर्थ में ये काम किया जाना चाहिए, ऐसा एक मानस बना, और उस पर एक एक्सटेंसिव काम हुआ, और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे। बट उसके रिजल्ट्स का जो प्रयोग किया गया है ना, जो लोग इसमें जुड़े थे और किसान लोगों के साथ का खुद का देखेंगे तो उसका जो सदुपयोग वाला भाग था, या अपने में संयत रहने वाला जो भाग था, वो नहीं हो पाया। तो ये समझ में आया कि ये सर्व शुभ क्यों करने अगर जाएंगे और व्यक्ति का खुद का विकास नहीं हुआ है, तो जो निकल कर आएगा उसका सदुपयोग नहीं होगा, या उसको सार्थकता के अर्थ में उसका प्रयोग नहीं होगा। तो एक एरिया ये है। बढ़िया। दूसरा ये रहे कि व्यक्तिगत शुभ के दृष्टि से जब काम करने का जो भी प्रक्रियाएं हैं, उस पर जो काम हुआ, उससे ये निकला कि एक लेवल पर व्यक्तिगत शुभ तो घटित होता है, एटलीस्ट आपकी स्थिति पहले से बेटर हो जाती है। बट क्या ये दोनों जुड़ सकते हैं, कि ये दोनों एक साथ जुड़कर एक प्रक्रिया के रूप में उपलब्ध हो सकते हैं कि नहीं, ये प्रश्न बना एक समय, है ना। तो अगर मैं अपनी यात्रा देखूंगा तो ये दो चीजें होते हुए इसके जुड़ने की आवश्यकता है ना, पूरे समाज के लिए भी, अपने लिए भी ये आवश्यकता बन गई थी, है ना। इसलिए ये प्रेरणा हमारे लिए उपयोगी रही। ये तीनों हो सकता है, स्वशुभ, परशुभ और सर्वशुभ, और ये एक ही मूलभूत बात है, या एक ही मूलभूत वास्तविकता की अभिव्यक्तियां हैं अलग अलग, और इसलिए उसको एक निश्चित, उसके होने का जो निश्चित क्रम है, उसको समझकर अगर हम जिए तो ये तीनों साथ साथ घटित हो सकते हैं। तो ये दोनों का प्रश्न है। अगर मैं अपनी यात्रा देखूं तो वो यात्रा एक है हमारी कि भाई हमने सर्वशुभ के लिए, स्वशुभ के लिए एक एक्सटेंसिव काम करके देखा, है ना, और अगला स्टेप ये लगता है कि भाई इनमें एक कंटिन्यूटी है कि नहीं, ये साथ साथ हो सकते हैं कि नहीं, पूरक हो सकते हैं कि नहीं, है ना। तो उसकी एक आवश्यकता के रूप में हम अपनी यात्रा को देखते हैं, और इस प्रेरणा को इस रूप में देखते हैं कि इसमें ये संभावना
दिखी कि ये हो सकता है, और ऐसा ही होना पूरे नियति का क्रम है। ये किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, पूरे नियति का क्रम यही है और इसी क्रम में चीजें हो रही हैं। और इसलिए अपने साथ भी जो घटित हो रहा है उस निश्चित क्रम से घट रहा था। अब आगे हम लोग इस पर काम कर सकते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, तो इसी क्रम में आपके बाबा जी से मुलाकात हुई है ना। और मेरे को पता है कि आप मुलाकात तो एक दो पहले हुई, पर फिर जाके जुड़ना जो हुआ वो किसी और क्रम में, तो उसका थोड़ा सा वर्णन हो जाए। जी, पहली बार तो हम लोग मिले थे, वो 88-89 की बात है। अच्छा। एक ह्यूमन वैल्यूज को लेकर एक सेमिनार था। अच्छा। तो उसमें वो भी आए थे, मैं भी गया था। तो वो पहली मुलाकात थी उनसे, लेकिन बहुत विधिवत आगे चर्चा उसमें हुई नहीं। एक बात तो हुई आपस में, लेकिन चर्चा बहुत नहीं हुई। फिर 93-94 में कई बार मिलना हुआ जी, बट जो भी और चीज़ें थी उसके तहत बहुत विधिवत उस तरह का मतलब चर्चा और आगे का वो नहीं बन पाया। 95 से काफ़ी एक्सटेंसिव मतलब मिलना भी हुआ, चर्चा भी हुई, और तब से तो चल ही रहा है जी, मतलब अभी तक। और उसमें जैसा मैंने कहा कि वो एक यात्रा हमारी अपनी थी, उसके तहत जो भी आवश्यकता बन गई थी, इसलिए मैंने फिर अपने को उसमें ठीक से इन्वेस्ट किया ना, इस पूरी बात को समझने में, और फिर जो समझ में आया उसके साथ जीने में, और फिर उसको लोगों से शेयर करने में जी। तो बढ़िया। तो हमारा एक दो प्रश्न थे वो तो उत्तरित हो ही गए हैं कि भाई कौन से मुख्य बिंदु था बाबा जी की, किस बात से आप प्रभावित हुए। तो दर्शन वाला आपकी जो जिज्ञासा थी या जो आपकी आवश्यकता बनी हुई थी वो पूरी होने से आपका जुड़ाव हुआ। तो उनके व्यवहार का कोई मुद्दा जो आपको अपील किया हो, क्लिक किया हो, जिससे व्यक्ति रूप में जो जुड़ना हुआ, उसका कुछ बताएं। वही इसलिए मैंने ये मतलब प्रस्तुति पहले इसीलिए की कि व्यवहार को भी जब मैं देखने जाता हूँ ना, तो मेरे लिए जो महत्वपूर्ण है वो उनका भाव विचार और उसके पीछे का ज्ञान जी, ये दो चीज महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीजें तो वहीं जाकर कनेक्ट हो पाती है जी, है ना। हाँ। तो मुझे ये बात जब भी मैंने उनके साथ इंटरेक्शन किया तो मुझे ये दिखा कि उस जगह पर वो है ना ऐसा जी रहे हैं कि एक तो ज्ञान वाला पक्ष कि उनके मानस में वो जुड़ा हुआ है सब, है ना, स्वशुभ परशुभ और सरशुभ वो जुड़ा हुआ है, अस्तित्व व्यवस्था संबंध ये जुड़ा हुआ है, और वो स्वीकृत है उनको, है ना, अन्यथा कुछ उनके उसमें आता नहीं है ना। और चूंकि वो दिखा हुआ है उनको और स्वीकृत है, इसलिए उनके भाव विचार में वो चलता रहता है हमेशा, है ना। तो जो व्यवहार पक्ष था वो तो उसका एक अभिव्यक्ति है टाइम टू टाइम, है ना, और उसमें कई समय पे बहुत भिन्नता भी हो सकती है, बट उसके पीछे जाकर देखेंगे तो ये जो भाव विचार वाला पक्ष है, और पीछे जाएंगे तो जो ज्ञान वाला पक्ष है, उसमें कंसिस्टेंसी दिखाई पड़ती है ना। तो ऐसा बहुत सारा मतलब क्रम रहा जिसमें ये जितना भी मतलब इन मुद्दों को लेकर जितनी भी बात हुई उनसे, और काफी एक्सटेंसिव बात हुई, मतलब कई कई दिनों तक, कई कई घंटों तक, तो सब आपको बैकग्राउंड पता ही है ना। तो वो सबका एक व्यवस्थित मतलब उत्तर मिला, है ना। और उनकी जो वो जैसा अभी अच्छा जी ने भी कहा कि उनकी जो तत्परता थी उसको मतलब आप तक पहुंचाने की, वो मतलब वो बात को दिखाते हैं कि भाई कितना भाव उनका है और कितना उनकी निष्ठा है इस सारी मतलब बातों में। मुझे याद है जब मैं पहली बार गया था अमरकंटक 1995 में, तो उन्होंने मुझसे पहले ही पूछा, पहुंचते साथ रात को 10 बजे पहुंचे थे, तो पूछा कि कितने दिन के लिए आए, तो मैंने कहा समझने तक। तो कहने लगे ठीक है, अब जो है चाय कॉफी क्या लोगे बताओ। बट इतना सेटलमेंट तो हो गया उनके साथ, है ना, उसी समय। और वो हमेशा इस बात को करते थे, मतलब कैसे कई सारे बातें, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट उनका यह था कि पहले जो है जो भी तय होना है एक राउंड पहले हो जाए, है ना, उसके साथ फिर बाकी चीजें होती रहे। तो वो फिर वो चर्चा शुरू हुई। 21 दिन में रहा वहां पर। अच्छा। तो रात को 12-1 बज जाता था चर्चा होते होते,
तो जब तक माता जी ये नहीं कहती थी कि भाई अभी बहुत हो गया, अभी है ना सो जाए, तब तक ये चर्चा चलती रहती थी। अच्छा। तो वो जो तत्परता, और सुबह 8 बजे, एक तो सुबह 3:30 बजे उठा देते थे हाँ। कि भाई उठो, हो गया अभी। हाँ। फिर कोई एक बड़ा सा ट्रिपल बेड हुआ करता था, हाँ। उसमें 4 लोग हम लोग सोते थे। अच्छा। तो चर्चा करते ही सोते थे, सुबह उठ के 3:30 बजे 4 बजे से फिर चर्चा शुरू हो जाती थी। तो बहुत वो जो उपलब्धि है उनकी, और जो उसके प्रति निष्ठा है ना, वो जो भाव है ना, और जो पूरे समय इसका विचार चलता है, उसको इतनी तत्परता से उन्होंने मतलब वो किया, व्यक्त किया, और वो बहुत मतलब प्रेरणादायी भी रहा और उपयोगी भी रहा, मतलब हमारी दृष्टि से अगर मैं देखूंगा तो ऐसा चलता रहा बहुत सारा क्रम, मतलब लंबी यात्रा है। ठीक बात है, ठीक बात है, ठीक है। तो बाबा जी का जो सामाजिकता के विकास के लिए समाधान समृद्धि की बात करते थे, है ना, उस पक्ष को उनमें और कैसे देखा आपने, और उससे आपने क्या प्रेरणा ली? भाई ये जो मैं कहा ना कि अभी मैं इस पूरे दृष्टि से देखता हूँ कि सत्य में अनुभव होना से लेकर, है ना, ये जो संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीने का विचार होना, और फिर उसको क्रम से देखेंगे तो व्यवहार में जो न्यायपूर्ण व्यवहार के रूप में व्यक्त होना, और नियमपूर्ण कार्य के रूप में व्यक्त होना, और फिर धर्मपूर्ण व्यवस्था में भागीदारी के रूप में व्यक्त होना, ये जो पूरा प्रक्रिया है, वहाँ से फिर जाकर अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था तक जुड़ता है। तो उन्होंने इस बात को देखा भी और उसको जीने का प्रयास भी किया, है ना। तो वो भाव पक्ष को बनाए रखते हुए व्यवहार कैसे करना है, और उस व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस देश काल परिस्थिति में वो हो रहा है व्यवहार, उसका क्या स्वरूप होगा, है ना, अपने उस भाव संबंध के भाव के और व्यवस्था के भाव के साथ, उसको काफी बारीकी से उस पर काम करते थे, है ना, और उसके लिए जो भी किया जाना है फिर वो करते थे। इसी तरह से ये जो कार्य वाला भाग है ना, कि शेष प्रकृति के साथ जो कार्य करना है ना, एक पूरकता के साथ, आवर्तनशील विधि के साथ, उसको कैसे करना है, उस पर भी उनकी बहुत मतलब तत्परता भी थी और अभ्यास भी था। क्योंकि जैसा वो बार बार कहा करते थे कि बचपन से ये सेवा और श्रम, ये 2 चीज़ों के प्रति उनकी पूरी परिवार में वो निष्ठा रही है और उसका अभ्यास रहा है। उनकी माता जी से मिला उनको, या पूरे परिवार से ही मिला वो, तो उसको करते थे। मतलब 95 में मैंने देखा कि वो खुद उस समय हल चलाने वाला काम तो नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे खाद बनाना हो तो खुद खाद बनाते थे। अच्छा। ये जो ये करना है, कंपोस्ट डालना है, जो भी पारंपरिक ढंग से गड्ढे खोद कर उसमें करने का, वो करते थे। अच्छा। और सारा खेती का सुपरविजन तो खुद ही रखते थे सारा। तो दिन में एक बार जो है खेत में जाकर जो भी अपने सारी परिस्थितियाँ वो सब करते थे, और खेत को उस समय डेवलप करने का काम भी चल रहा था। तो अभी जो 12 एकड़ खेत है मुख्य रूप से, वो उधर ऊपर देखेंगे तो नवोदय विद्यालय के ऊपर वाला, वो तो उस समय उन्होंने वो रख कर डेवलप कर रहे थे, और मुन्ना भैया तो थे ही साथ जुड़े हुए, और वो खुद भी करते थे, और उन्होंने अपनी आवश्यकता को और परिवार की आवश्यकता को काफी संयत रखा था, है ना। तो जो बात होती है ना कि मानवीयता के साथ जीने में और फिर दिव्य मानवीयता के साथ जीने में हमारी आवश्यकताएं बहुत संयत हो जाती है, या बहुत मिनिमम हो जाती है, और बाकी को हम समाज के काम में लगाते हैं। तो वो उदारता के साथ जो भी लोग आते थे उनके मतलब लिए लगाते थे, और इस आशय से लगाते थे कि उनको मतलब ये बात सुनने के लिए, समझने के लिए एक अनुकूल अवसर मिले, है ना। तो खुद समाधान और समृद्धि के साथ जीते हुए, है ना,
अपनी आवश्यकता को पूरा करते हुए शेष को समाज गति में लगाने का जो काम था वो तो वो बहुत अच्छे से करते थे। और जैसा अभी अर्चना जी ने भी बहुत सारे इंसिडेंट्स बताए कि जहाँ भी उनको आवश्यकता लगती थी कि इसको लगाया जाना है सुविधा को, वो तो अपनी तरफ से ही लगाते थे और उसको व्यवहार का एक भाग मानते थे। हाँ, वो महत्वपूर्ण बात है। तो ये बात तो ध्यान में आई कि भाई अपने को भी बेसिक मतलब मुख्य मुद्दा तो ज्ञान और समाधान का है, उसको सुनिश्चित करना है। उसके साथ ये व्यवहार वाला और कार्य वाला है ना, जिसको समृद्धि कह रहे हैं कार्य वाले को एक दूसरे भाषा में, उसको भी सुनिश्चित करना है। तो उस दृष्टि से जो भी बेस वर्क उस समय से शुरू हुआ, अभी भी वो चल ही रहा है पूरा क्रम कि कैसे अपने लोगों की आवश्यकता को हम आवर्तनशील विधि से उत्पादन पूर्वक, श्रम पूर्वक उत्पादन से पूरा कर सकते हैं, है ना, एक परिवार के रूप में और फिर परिवार समूह के रूप में। तो वो सारा क्रम तो चल रहा है। फिर इसी से व्यवहार वाले मुद्दे से भाव पक्ष से जुड़ी बात न्याय की, तो बाबा जी में अपने न्याय को कैसे देखा और उससे क्या प्रेरणा ली? वही तो मैंने बताया, उसको रिस्पॉन्ड किया आपको। हाँ, हाँ। कि मैं तो व्यवहार के रूप में उसको कम आकलन करता हूँ। अच्छा। मैं तो भाव के रूप में ही आकलन करता हूँ। अच्छा, है ना। इसलिए मैंने कहा कि भाव में जो उनका अगर देखेंगे तो वो जो संबंध का भाव है और व्यवस्था का भाव है वो बना रहता था और उस भाव के साथ ही वो व्यवहार को करते थे। तो व्यवहार के स्तर पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग लोगों से व्यवहार करते हुए बहुत सारी भिन्नता दिखती है और कई बार वो लोगों के लिए प्रश्न बनता है ना। लेकिन अगर उस भाव के साथ आप देखेंगे जोड़कर तो दूसरे के शुभ के लिए उस देश काल परिस्थिति और उस व्यक्ति की जो स्थिति है उसके तहत क्या किया जाना है वैसा व्यवहार वो करते थे। लेकिन जो भाव पक्ष है संबंध का, जिसको न्याय कह रहे हैं ना, उस वो तो उनमें बना रहता था। तो मैं तो न्याय वाले भाग को ऐसा देखता हूँ। बढ़िया, ठीक है। तो क्योंकि आपने लंबा समय उनके साथ बिताया, देखा है ना, चर्चाएं की, तो बाबा जी की जो प्रस्तुतियां थी, अभिव्यक्तियां थी, उसकी वस्तु और उसकी शैली में, है ना, कभी कोई मतलब परिवर्तन आपने देखा या समय के साथ कुछ अलग अलग आया हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए वस्तु का मतलब अगर मूलभूत वास्तविकता कह रहे हैं, हाँ, तो उसमें तो बदलाव नहीं हुआ। लेकिन वो जो मूलभूत वास्तविकता है जिसको मैंने अभी रखा नियति क्रम, इसलिए मैंने निर्णय पूर्वक उस सारी चीज को प्लेस किया यहाँ पर। ये जो नियति क्रम का विवरण है वो तो नियति क्रम तो एक ही है और ये उनकी पोजीशन हमेशा रही थ्रू आउट। बट इस नियति क्रम में जब आप एक दूसरे के साथ संवाद करने जाते हैं तो किस जगह को आप फोकस करेंगे, है ना, इसको फॉर्मुलेशन कह रहे हैं। कि जब हम फॉर्मुलेट करने जाते हैं तो इस जो पूरा नियति क्रम है इसमें से किसको फोकस करेंगे आप, या किन किन बिंदुओं को फोकस करेंगे, उसके आधार पर फॉर्मुलेशंस बनते हैं, है ना। ठीक। तो फॉर्मुलेशंस में बहुत सारा समय समय पर बदलाव होता रहा है, ठीक है ना। और वो मैं कहूँगा कि उस समय की देश काल परिस्थिति और जिस व्यक्ति से बात हो रही थी, जिससे संवाद हो रहा था, है ना, उसके आधार पर वो तय हुआ जी, है ना। तो जैसे बहुत प्रारंभिक समय में अगर देखेंगे तो ये मूलभूत वस्तु को व्यक्त करने के लिए और परंपरा में इसको कैसे रखा गया है या देखा गया है, इसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने मुख्य रूप से काम किया जी, है ना। तो इसलिए उसकी भाषा और सारा अभिव्यक्ति देखेंगे तो उस तरह से है वो, है ना। जैसे एक दिव्य पथ बोलकर जो पुस्तक थी ना, या और ये द्विपद का 2 भाग उसमें आया कर्म दर्शन में, है ना, अभ्यास 1 भाग 1 और भाग अध्याय 1 और अध्याय 2 में। तो उसकी भाषा जो देखेंगे तो वो बिल्कुल परंपरा की जो मूलभूत कॉन्सेप्ट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने के दृष्टि से या उसके टर्म्स में इस पूरे क्रम को, है ना, रखने का प्रयास हुआ। जैसे भौतिकता, बौद्धिकता, आध्यात्मिकता जी,
या वो विषयाधार, लोकाधार, है ना, सत्याधार, इस तरह के जो पूरे भाषा, तो वो पूरा क्रम ऐसा चलता है। वैसे अनुभव दर्शन को देखेंगे, जो प्रारंभिक छोटी बुकलेट निकली थी, है ना, जी जी, तो उस तरह का क्रम है। और 72 का जो मानव व्यवहार दर्शन है उसमें भी वो दिखता है। बट जैसे जैसे ऐसे लोग आने लगे जिनका एक मतलब आज का जो भी कहना चाहिए समाज है, और उसमें जिनकी उस तरह की शिक्षा और इसकी ट्रेनिंग है, और इसलिए जो प्रचलित वो है, मतलब ढंग है अभी था, मतलब भारत का, भारतीय दर्शनों का, उससे भिन्न लोग आने लगे। तो फिर उन्होंने एक समय पर ये पोजीशन लिया कि भाई हम मूलभूत वास्तविकता क्या बता रहे हैं उस पर हम बात करेंगे, है ना। तो वो एक वो है। तो जैसे आप परमाणु में विकास वाले को देखेंगे तो वो एक तरह से वो प्रारंभिक रूप से उस पोजीशन पर बात हो रही है कि भाई मूलभूत वास्तविकता क्या है, कैसे क्रम से वो अभिव्यक्त हो रही है ना। ये ठीक है कि उसमें भी परंपरा के बहुत सारे शब्द आते हैं, लेकिन ठीक है, वस्तु के बारे फोकस करके वो बात कर रहे हैं। फिर जैसे जैसे और लोग आए, और लोगों का जो सोचने का, देखने का, करने का ढंग था, और जिस तरह से उनसे कम्युनिकेट किया जा सकता था, उस हिसाब से बहुत सारे फॉर्मुलेशंस जो हैं मतलब बदले, और उसका बहुत सारा मतलब डिटेल्स में बहुत सारे फिर वो बात हुई, तो शैली को लेकर, भाषा को लेकर तो हुआ। लेकिन मुख्य बात जो कम्युनिकेट करने की है, जो नियति क्रम की बात है, उसको अगर हम वस्तु कह रहे हैं तो वो हमेशा एक जैसी रही, ठीक है ना। इसको दूसरे तक कैसे देश काल परिस्थिति और उस व्यक्ति की स्थिति के साथ बता सकते हैं, उसमें क्रम से बदलाव हुआ। और बाबा का अपना पोजीशन ये रहा कि भाई ये सब ढंग जो हैं अल्टरनेटिव ढंग है, इसलिए ये सबको उपलब्ध कराना चाहिए, उसमें से उसके लिए क्या सुटेबल है वो तय करें। तो 2013 का जो सम्मेलन हुआ था अमरकंटक में, उसमें उन्होंने इस बात को कहा कि ये जो भी लिखा गया है ना, इसको सबको आप उपलब्ध करा दो, क्योंकि सबके लिए अलग अलग ढंग से कहा गया है, मूल वस्तु तो वही है। बिल्कुल, मेरे को याद है वो बात। हाँ, तो मैं इस पूरे क्रम को ऐसा देखता हूँ। हाँ, ठीक बात है, क्योंकि अनुभव संपन्न व्यक्ति एक टाइम पे अधूरा बोल रहा है और दूसरे टाइम पे पूरा बोल रहा है, तो सेंस बनता नहीं है ना। तो उस वक्त भी पूरा ही था, अभी भी पूरा ही है, वही इसीलिए मैंने वो नियति क्रम वाली बात जी को पहले रखा कि वो उसको फोकस में रखेंगे, तो फिर आप ये देख पाएंगे कि उसकी ही बात हो रही है। उसको फोकस में हटाकर अगर आप जो समय कहा जा रहा है उतने को फोकस करेंगे तो बहुत सारी भिन्नता दिखाई पड़ेगी। तो इसमें भाषा, अब जैसे प्रमाण त्रय की बात हुई जी, अभी दर्शन के जो पहले 4 पुस्तकें थी उसको अगर देखेंगे तो प्रमाण त्रय में ज्यादातर समय अनुभव, विचार, अनुभव, व्यवहार और कार्य प्रमाण की बात है। संवाद को पढ़ेंगे तो वो फोकस जो है प्रमाण त्रय में अनुभव, विचार और व्यवहार आ गया। व्यवहार कह रहे तो व्यवहार के साथ कार्य जुड़ा हुआ है। तो ये एक मेजर शिफ्ट है ना, लेकिन वो फॉर्मुलेशन के लेवल का शिफ्ट है। हाँ, ठीक बात है। आप किसको फोकस कर रहे हैं? आप अनुभव, व्यवहार और कार्य को फोकस करना चाहते हैं, या एक समय पे आपको दिख रहा है कि ये जो व्यक्ति है इसके लिए विचार वाला भाग जो है, ये भाव विचार वाले भाग को फोकस करना जरूरी है, तो फिर उसकी बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली तो 4 आयाम है, अनुभव, विचार, व्यवहार, कार्य का, बट किन 3 को आप प्रमाण त्रय के रूप में रखेंगे, ये एक चॉइस है। वो डिपेंड इस पे करता है कि जिससे हमारी बात हो रही है या जिस क्रम में बात हो रही है उसके लिए क्या अभी सुटेबल होगा। इसलिए लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी थी आवश्यकता अनुसार, लैंग्वेज का भी और फॉर्मुलेशन का भी। मतलब फॉर्मुलेशन एक और लेवल का है जी, फिर शैली एक और लेवल का है, और फिर भाषा, मतलब लैंग्वेज जिसको हम कह रहे हैं वो, ठीक। तो तीनों में ही दिखता है अंतर, बट मूल वस्तु को फोकस करके रखेंगे तो वो यथावत है। ठीक बात है भैया। इसके जो दर्शन का जो
अभियान में वाङ्मय की बड़ी भूमिका रही है ना बाबा जी? मतलब 60 के आखिर के दशक के आखिर में से उनका उपलब्ध है वो दिव्य पथ, जैसे आपने बताया, फिर 72 में व्यवहार दर्शन। तो इसको आपने भी पढ़ा होगा, देखा होगा, बाबा जी निरंतर उसमें सुधार करते रहे, ये भी आपने देखा होगा। तो उसमें एक तो भाग ये कि वाङ्मय की भूमिका क्या है इसको लेके, और दूसरा कि इसमें आपकी कुछ भागीदारी रही है कहीं पे, उस वाली बात को लेके कुछ बात। ऐसे तो भागीदारी रही समय समय पर, लेकिन एक काम जो हम लोगों ने विधिवत किया, मैंने और अर्चना जी ने मिलकर, वो ये जब कर्म दर्शन लिखने की बात चल रही थी, तो पहला 2 भाग तो दिव्य पथ से लिया गया, अध्याय 1 और अध्याय 2। अध्याय 3 को लिखने के काम को हम लोगों ने उनके साथ किया। अच्छा। और काफी समय लगा कर किया, क्योंकि वो सहअस्तित्ववादी विज्ञान के नाम से था उस अध्याय। तो उसमें फिर आज के लोगों के जो सोचने का ढंग है, देखने का ढंग है, उसको ध्यान में रखकर, प्लस जो वो कहना चाह रहे हैं उसको ध्यान में रखकर, जो उन्होंने कहा उसको डॉक्यूमेंट करने के बाद उसको फिर से मतलब रीड्राफ्टिंग करना, और फिर से फाइनली करीब 5 बार वो अच्छा इटरेशन हुआ, उसके साथ वो फाइनल लिखा गया। वो उस पर रिग्रेस काम हुआ, मतलब ठीक से, और मैं मानता हूँ संतोषजनक काम है। अच्छा। उसके अलावा तो बहुत सारे प्रूफ रीडिंग का और ये सब काम हुआ, जैसे समाधानात्मक भौतिकवाद की प्रूफ रीडिंग का काम था, ये सब तो हुआ, लेकिन ये एक काम था जिसको हम लोगों ने विधिवत किया पूरे प्रोसेस में। और वाङ्मय की पूरे अभियान में भूमिका, देखिए मैंने तो कहा आपको कि ये जो मूलभूत वास्तविकता है, और उस मूलभूत वास्तविकता के तहत जो अंततः अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के रूप में जो अभिव्यक्ति है, उसको समझने के लिए तो उसकी महत्व भूमिका है, समझने के लिए भी, जीने के लिए भी, और हम ठीक समझ रहे हैं, जी रहे हैं, या समाज में जो होना है उसको करने के लिए, या जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ये सब का मूल्यांकन करने के लिए अपने पास कुछ मापदंड हैं, तो वो उपयोगी हैं बिल्कुल, दोनों ही दृष्टि से, उससे प्रेरणा लेने की दृष्टि से भी और वापस लौट के मूल्यांकन करने की दृष्टि से भी। तो उस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और वाङ्मय को अगर इस रूप में देखेंगे कि देश काल परिस्थिति के साथ उसको बहुत फैलाने का काम और ये सब हुआ, तो दोनों तरह की बात होती है कि बहुत कुछ है और बहुत कुछ बेस वर्क करना भी पड़ सकता है। वो खुलापन भी उसमें से निकलता है अगर ठीक से देखेंगे तो, कि ऐसा नहीं कि सारी डिटेलिंग हो गई है ना, तो बहुत सारा किया गया जैसे जैसे आवश्यकता बनती गई, बट बहुत सारा किया जाना है, जो जिनको समझ में आ रहा है उनको जिम्मेदारी से उसको करना बनता है। इसमें क्योंकि कानपुर केंद्र की एक बहुत विशेष कार्य रहा, इसको अच्छे से पढ़ के इसके एक सार सत्र इधर चलता है, उस संदर्भ में भी मैं जानना चाहूँगा। तो वाङ्मय में आप लोगों ने 3 भाग में उसको देखा, कंटेंट को, तो थोड़ा सा बताइए कैसे देखा उसको आप लोगों ने। वही तो ये जो प्रस्तुति मैंने की जी, उसको अगर देखेंगे तो पहला भाग है कि मूलभूत वास्तविकता क्या है जिसके बारे में बताया जा रहा है। जी। दूसरा भाग ये है कि ये जो मूलभूत वास्तविकता है इसको अलग अलग दर्शनों में, अलग अलग देश काल परिस्थिति में किस तरह से व्यक्त किया गया, ठीक है। तीसरा भाग है कि आज के दिन चीजें कैसी चल रही हैं और वो ठीक है कि नहीं, जिसको समीक्षा कह रहे हैं। तो ये 3 भाग अगर देखेंगे तो वाङ्मय में आपको मिलेगा। जी। हम लोगों ने ये कहा कि हम लोग तो पहले वाले पर फोकस करेंगे, ये मूलभूत वास्तविकता क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, वो समझ में आ जाए और फोकस थ्रू आउट यही रहेगा, इस मूलभूत वास्तविकताओं को समझने का, और इसी को हम सार कह रहे हैं कि सार यही है ना जो कहा जाए। दूसरा ये कहा कि इसके साथ, ये सार को समझने के साथ परंपरा में कैसे इसको अनेक ढंग से व्यक्त किया गया है ना, या कैसे ये जुड़ता है परंपरा के साथ, उनके जो भी उस समय के फॉर्मुलेशंस हैं, जो भाषा है, शैली है, उस सब के साथ उसको हम लोगों ने फिर एक अलग सेट ऑफ स्लाइड्स के रूप में, येलो स्लाइड्स के रूप में रखा। अच्छा। तो ये जो मूल बात है उसको व्हाइट स्लाइड में रखा है, बाकी को येलो स्लाइड में रखा है। अच्छा। समीक्षा के बारे हम लोगों ने कहा कि हम लोग समीक्षा के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। अच्छा।
है ना। हाँ, क्यों नहीं करेंगे? तो वो समीक्षा जो है वो देश काल परिस्थिति के साथ आज जहाँ है उसकी समीक्षा हो रही है, तो वो सामयिक है, हाँ, ठीक है ना, ट्रांजिएंट है। ट्रांजिएंट है। एक दूसरा क्या है कि वो समीक्षा हम दूसरे की करेंगे या अपनी करेंगे। बहुत बढ़िया। तो आपके लिए वो मटेरियल है पहला दो, जिससे आप अपनी समीक्षा कर लें। हाँ, ठीक बात है। ठीक है ना। तो वो हमने लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि भाई वो काम आप लोग करिए, हम लोग नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह से पहले वाले भाग को फोकस किया हम लोगों ने कि क्या मूलभूत वास्तविकता जिसके बारे में बात की जा रही है, और उसी को ऑल थ्रू मतलब दोनों तरह से रखा कि संश्लेषण के रूप में देखेंगे, है ना, तो मतलब सबको जोड़ कर देखें तो क्या वास्तविकता है, और उसको जीने में जब देखेंगे मतलब समझने जाएंगे तो उसको समझना है संश्लेषण को, जीने जाएंगे तो फिर जो है फैलाने की बात है उसको, तो वो विश्लेषण है जी। तो समझने के लिए संश्लेषण, जीने के लिए विश्लेषण, ठीक। समझने वाला काम ठीक से हो जाए तो जितना फैलाया गया है उसको भी हम ठीक से समझ सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं, और जो नहीं फैलाया गया है वो हम अपने लिए फैला सकते हैं। बिल्कुल। तो समझने का वस्तु कितना है उसको कहा कि मूल रूप से तो देखेंगे सहअस्तित्व ही है जो समझने का वस्तु, उसी को फैलाएंगे तो सहअस्तित्व व्यवस्था और संबंध, उसी को फैलाएंगे तो ये पूरा नियति क्रम है, इतना ये समझने का वस्तु। तो उसी को प्रॉपरली क्रम से, है ना, ध्यान दिलाने के दृष्टि से ही ये सारा काम हुआ जो करीब 15 दिन में हम लोग उसको कर पाते हैं, और लोग उसको अपने हिसाब से देख पाते हैं कि हाँ पूरे वांग्मय में अगर देखेंगे तो ये रनिंग थ्रेड है जिसकी बात हो रही है। और फिर जो परंपरा वाले चीजें हैं उनको प्लेस करने का काम जो एलो स्लाइड्स में हम लोग कर देते हैं, उससे जो भी जिस परंपरा से आते हैं उनको वो कनेक्ट कर पाते हैं जी। बट हम उनसे कहते हैं कि आपको इस पर बहुत काम करने की इमीडिएटली जरूरत नहीं है, आपकी अपनी जो परंपरा है उसके साथ देखने की दृष्टि से उपयोगी है तो आप उसका उपयोग भी कर सकते हैं। और अदरवाइज जो व्हाइट स्लाइड में जो मूलभूत वास्तविकता के बारे में लिखा है वो आपको समझ में आना चाहिए, तो इस रूप में उसको रखते हैं हम लोग। और आशय तो उसका यही रखा है कि जो हम लोग के समझ में आया वो हम रख सकें दूसरों के साथ, जो दूसरे लोग, और ज्यादातर प्रारंभिक जो सत्र हुए उसमें तो ज्यादातर लोग जो पूरे वांग्मय का अध्ययन किए हुए थे उस पर बहुत सारा अपने में शोध भी कर किए हुए थे, उनके साथ ही हुआ, तो उनके फीडबैक से जिसमें जो भी और मतलब रिफाइनमेंट होना था, फाइन ट्यूनिंग होनी थी, वो सब हुआ। बट प्रोसेस तो अभी भी चल ही रहा है। ठीक बात भैया। फिर इससे एक जुड़ी हुई बात निकल के आती है, क्योंकि परंपरा के संदर्भ की बात आ गई तो मध्यस्थ दर्शन और परंपरा में अनेक दर्शन रहे हैं, भारतीय परंपरा में काफ़ी दर्शन रहे, 9 दर्शन रहे हैं। उनकी तुलना में इसको कैसे प्लेस करते हैं, कैसे देखते हैं? मध्यस्थ दर्शन की को समझने में उनकी कोई भूमिका है, नहीं है, कैसा आपका व्यू है इस पर? 2 भाग है इसका मुझे लगता है ना। एक भाग तो यह है कि वो जो मूलभूत वास्तविकता की अगर बात करेंगे तो उसमें तो मुझे अंतर नहीं दिखता है। अच्छा, मूलभूत वास्तविकता तो वही है, जिसने भी दर्शन किया, जिसको भी अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, उसको तो उस मूलभूत वास्तविकता का ज्ञान हुआ। लेकिन जैसे आप उसको व्यक्त करने जाते हैं, है ना, तो फिर आप जो फॉर्मुलेशन बनाएंगे वो तो फिर देश काल परिस्थिति के हिसाब से बनता है ना, और उसको और फर्दर व्यक्त करने जाएंगे तो वो जिसके साथ शेयर कर रहे हैं उसके साथ बनता है। और उसका काफी डिटेल अभी हम लोग ने देखा कि मध्यस्थ दर्शन में जो वास्तविकता दिखी उसको व्यक्त करने गए जब बाबा, तो इतना सारा फॉर्मुलेशन में भी अंतर है और शैली में भी है, भाषा में भी है। तो जिस समय वो दर्शन आए और जिन्होंने देखा और जिस क्रम में व्यक्त किया, है ना, और फिर उसके जो भी और आगे के डेवलपमेंट्स हुए, वो तो फिर उस देश काल परिस्थिति और जिन व्यक्तियों को, है ना, सामने रखकर बात हुई, है ना, वो उस तरह का है ना। तो एक तो मुझे दिखता है कि मूलभूत वास्तविकता में तो मुझे कोई बहुत अंतर नहीं दिखता है। अच्छा। लेकिन उसके व्यक्त होने का जब बात करेंगे तो उसमें देश काल परिस्थिति का रोल है और इसलिए अलग अलग ढंग से वो होता है। वो बात ये जो सार सत्र हम लोग करते हैं उसमें भी वो काफी से आती है ना। और
अभी भी जैसे आप कर्म दर्शन पढ़ेंगे, अगर अध्याय 1 और 2 को पढ़ेंगे आप, तो आपको ये दिखेगा कि कम से कम 10 विधा से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है कि भाई इसी वास्तविकता को क्रम से क्या क्या कहा गया है ना। एक जगह उन्होंने मानव लक्ष्य के बारे में बात की है ना, कर्म दर्शन में, तो कहा है 4 मानव लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे बताया। फिर धर्म को परिभाषित किया, धर्म का मतलब है सर्वतोमुखी समाधान, ठीक। अर्थ का मतलब है वही समृद्धि। काम को देखेंगे तो ये जो संबंध पूर्वक जीना है उसका फैलाव के रूप में है, और मोक्ष का मतलब है अस्तित्व में अनुभव। उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, अगर कर्म दर्शन आप पढ़ेंगे। अब ऐसे देखते हैं तो ये लगता है कि पहले जो 4 लक्ष्य की बात की गई वो कोई बहुत ही अलग चीज है, ये कोई बहुत ही अलग चीज है। बट उसको पढ़ने के बाद आपको पता लगता है कि भाई ये पूरी वास्तविकता को देखने के बाद जो पहचान में आया वो वस्तु के रूप में तो वही है, बट उस समय की जो भी शैली है, भाषा है या फॉर्मुलेशन है, उसके साथ उसको व्यक्त किया गया है। तो मैं तो ऐसा देखता हूँ। लेकिन एक भाग उसका ये है कहने का। दूसरा भाग क्या है कि क्योंकि ये दर्शन आज की देशकाल परिस्थिति के हिसाब से व्यक्त किया गया है, तो इसकी सटीकता और उपयोगिता आज के दिन ज्यादा है ना, क्योंकि उन प्रश्नों को एड्रेस किया जा रहा है जो आज के दिन प्रश्न है। जैसे अगर बुद्ध के समय में देखेंगे तो वो कोई पर्यावरण असंतुलन की कोई बात नहीं कर रहे, ठीक बात। इसका मतलब ये नहीं कि उनको प्रकृति के साथ पूरकता से जीने की बात नहीं ध्यान में आई है, वो तो प्रेम और करुणा की बात कर ही रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है उस समय, ठीक है ना। तो आज के दिन वो प्रॉब्लम है, तो वो महत्वपूर्ण चीज है। प्रदूषण का हो या रिसोर्स डिप्लीशन का हो, या आज के दिन व्यवहार का मुद्दा भी जितना एग्रीवेट हो गया है उतना एग्रीवेट नहीं है ना। तो ये सब फॉर्मुलेशंस जो हैं उसको देखेंगे तो आज की देशकाल परिस्थिति के हिसाब से मतलब किया गया है, इसलिए ज्यादा अप्रोप्रिएट है आज के दिन। जैसे एक वो लाभ हानि मुक्त विनिमय की बात हो रही थी, तो अब आप लाभ हानि मुक्त विनिमय की बात करेंगे या वितरण की बात करेंगे, ठीक। तो अगर आज के दिन देखेंगे तो लाभ हानि मुक्त विनिमय होना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विनिमय में सारा शोषण का काम चल रहा है। तो उससे मुक्त हो जाना भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में हम आज देख पा रहे हैं। अगर भारतीय ग्रामीण समाज का जो पूरा फॉर्मुलेशन किया गया और पूरी अर्थव्यवस्था बनाई गई, उसके कंसेप्ट को देखेंगे तो सारा वितरण के ऊपर आधारित है, विनिमय पर नहीं आधारित है वो। सही बात, ठीक है ना। लेन देन नहीं है, लेन देन नहीं है। किसान उपजा रहा है, सबके लिए उपजा रहा है ना। कुम्हार घड़ा बना रहा है, सबके लिए बना रहा है, और कितना दिया उससे कितना लिया वाला नहीं है सिस्टम, ठीक है ना। तो इस समय वो सोच पाया वितरण के बारे में, आज के दिन हमको सोचना मुश्किल होता है। बट सीट के रूप में देखेंगे तो वो दिव्य मानव के बारे में जब बात कर रहे हैं बाबा, अनुभव दर्शन में अगर आप देखेंगे तो ये है कि न्यूनतम भाग उसके अपने आवश्यकता के लिए होता है और अधिकतम भाग वितरण के लिए होता है, तो उसका प्लेसमेंट है। लेकिन सामान्य समाज की व्यवस्था के लिए उसको लाभ हानि मुक्त विनिमय के रूप में रखा गया है, क्योंकि ये जो वितरण वाले भाग है वह भी काफी दूर की चीज लगती है, ठीक है। तो उस दृष्टि से आज के देश काल परिस्थिति के साथ ये जो मूलभूत वास्तविकता है उसको समझने का और जीने का क्या क्रम हो सकता है और कैसे उसको क्रम से समाज में ले जाया जा सकता है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। मतलब उसके लिए वही भाषा आप हम प्रयोग करें कि समसामयिक है ना, इसलिए उसकी उपयोगिता ज्यादा है। जहाँ तक इसको समझने के लिए उन दर्शनों का उपयोग की जो बात है, मेरे हिसाब से देखिए हम सब ज्यादातर लोग किसी न किसी परंपरा से आते ही हैं जी। भले आप विज्ञान से भी आ रहे होंगे तो उसका भी अपना एक परंपरा है, ठीक बात। उसमें बहुत सारी चीजें आपके ध्यान में आई हैं, आपके पकड़ में आई हैं, है ना, तो वो उपयोगी ही है ना। और खास करके जब अपने को समझने की बात है ना, और उसमें भी ये जो मुद्दा बार बार आता है अंतर नियामन का, है ना, तो उसकी जब बात है तो जो भी परंपरा के प्रयोग हैं, है ना, जिसका उसमें कोई पहले से ही गति है उनके लिए रिलेटिवली आसान पड़ता है। अच्छा। जिनकी गति नहीं है
उनके लिए अपनी तरफ ध्यान देने का क्रम ही बहुत मुश्किल से शुरू होता है। मतलब मैं कई बार ये सोचता हूँ कि ये जो व्यवहार और कार्य वाले आयाम को इतना हाईलाइट करने की जरूरत इसलिए पड़ी है ना, क्योंकि आदमी अभी तो वहीं बाहर जी रहा है, तो वहीं पर थोड़ा अगर काम शुरू हो जाए और फिर क्रम से व्यवहार के संदर्भ में विचार पर ध्यान जाए, भाव पर ध्यान जाए, फिर उसके पीछे का जो ज्ञान वाला पक्ष है उस पर ध्यान जाए, ऐसा क्रम से जाए तो आज के दिन शायद ज्यादा उपयोगी होगा, है ना। अन्यथा लोग अपने पर सीधा सीधा ध्यान देने का काम कर भी नहीं पाते, उसको सोच भी नहीं पाते बहुत। लेकिन जिन परंपराओं में उसका ऑलरेडी प्लेसमेंट है और उसके तहत लोगों की जो गति है वो अगर है तो उपयोगी होगा, इसमें सहयोगी होगा, है ना। एक तो ये बात है। दूसरा क्या है, बहुत सारी चीजें इम्प्लिसिट है यहाँ पर दर्शन में, उसको बहुत एक्सप्लिसिट नहीं किया गया है। तो इम्प्लिसिट क्या है उसको समझने की दृष्टि से भी ये जिन बैकग्राउंड दर्शनों के बैकग्राउंड से उसको लिया गया है उनको अगर आप समझेंगे तो आपको आसानी होगी। जैसे अभ्यास दर्शन में एक चैप्टर है योगाभ्यास के नाम से, ठीक है, तो वहाँ ध्यान समाधि के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत थोड़े शब्दों में उन्होंने उसको लिखा है ना, कि देश, वस्तु और तत्व, है ना, जिसको हमको देखना है वो तय करना, चित्त को हमको लगाना है, ये धारणा है। अब ये रिफाइनमेंट की ये देश और वस्तु में क्या अंतर है, और वस्तु का तत्व का क्या मतलब है, उसके लिए एक बैकग्राउंड चाहिए कि इकाई भी होगी और ऐसा भी हो सकता है कि वहां इकाई नहीं है, है ना, लेकिन देश तो है, ठीक है ना, वो भी एक वास्तविकता है। बिल्कुल। ये बैकग्राउंड अगर आपके पास है तो ये दोनों का अंतर समझ में आता है कि क्या कह रहे हैं, है ना। और जहाँ इकाई है वहां भी देश है, मतलब व्यापक वस्तु है, तो वो बैकग्राउंड हो तो समझ में आता है कि धारणा किसको कह रहे हैं, मतलब किसे क्या इंगित किया जा रहा है ना। फिर ये वाला बात कि भाई उसके साथ उस पर करना है ना, तत्व पर, तो वो जो स्वभाव धर्म की बात है ना, उसका बैकग्राउंड हो तो आपको पता लगता है कि भाई स्वभाव धर्म पर फोकस करने की बात है ना, उसका मूल्य शब्द प्रयोग किया वहां पे उन्होंने। तो उस पूरे को अगर आप देखने जाएंगे तो पूरा इसका एक बैकग्राउंड है, मतलब पतंजलि योग सूत्र का है, जिसके तहत ये धारणा ध्यान समाधि का अप्रोच वहां पर एक्सप्लेन किया गया है। बट वो बैकग्राउंड अगर आपके पास है तो आप इसको समझ पाते हैं, नहीं होगा तो बहुत कठिन है इसको पूरा डिकोड करना। ठीक बात, ठीक बात, बहुत बढ़िया। इसी में एक जुड़ा हुआ शब्द आता है विकल्प, हम लोगों ने बहुत सुना है इसको, तो बाबा जी काफी समय तक बोले और पुस्तक भी लिखे हैं कि विकल्प क्यों और कैसे, वो प्लेसमेंट को कैसे देख रहे हैं आप इसमें? वही मैं तो उसको इस रूप में देखता हूँ कि इस पूरे वस्तु को देखूंगा तो मेरे हिसाब से वो संकल्प है जो बात कही जा रही है, विकल्प नहीं है। अच्छा, संकल्प है ये, हाँ, ठीक है ना। विकल्प कहने का कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो यह है कि जिनको ना तो मतलब परंपरा बहुत स्पष्ट है और उसके साथ जीने की बहुत स्पष्टता है ना, ना उसमें कुछ अभी वो कर रहे हैं, है ना, लेकिन उसके प्रति एक अस्वीकृति है। अच्छा, ठीक है, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनको भौतिकवाद के प्रति अस्वीकृति है ना, उनको इस दोनों में से कहीं कुछ लगता है तो वो कहता है ये काम का नहीं है ना। ऐसे लोगों को ध्यान दिलाने की दृष्टि से कहा गया कि भाई ये वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये कोई नई बात है, आप इसको पूरा समझिए, ठीक है ना। ये उसका आशय है मेरे हिसाब से। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। अदरवाइज अगर आप अभ्यास दर्शन को पढ़िए, जैसे 2004-05 तक जो भी चारों दर्शन की किताबें हैं उनको अगर आप पढ़िए, ठीक है ना, तो उसमें परंपरा का बहुत विधिवत प्लेसमेंट है। उसको पढ़ के आपको ये नहीं लगेगा कि ये कोई विकल्प की बात हो रही है, पूरे में आप देखिएगा तो नहीं मिलेगा आपको। पूरे समय ये बात हो रही है कि जितने बड़ा काम हुआ उसका लोक व्यापीकरण नहीं हुआ,
उसका लोक व्यापीकरण होना है। जैसे आदर्श के संदर्भ में बात हुई है, अभ्यास दर्शन को अगर आप पढ़ेंगे तो, कि आदर्श ये है कि जो व्यक्ति ने देखा को और वैसा जिया निष्ठापूर्वक, वो जन सामान्य तक पहुंचने का काम अगर नहीं हो पाया तो कई बार जन सामान्य को लगा कि है तो ठीक, उसको स्वीकारा जनमानस ने, लेकिन हम कैसे ऐसा कर सकते हैं वो स्पष्ट नहीं हुआ, तो उसको आदर्श के रूप में स्वीकारा गया। ये प्लेसमेंट है, बहुत सम्मानजनक प्लेसमेंट है आदर्श का। तो ऐसा वो नहीं करें कि आदर्शवाद का विकल्प है ये। अब ये पोजीशन देखेंगे तो एक आदर्शवाद का लोक व्यापीकरण हो सकता है, और वो कह रहे हैं बार बार कि इसका सामान्यकरण होना है। और कैसे होगा, तो जो एक व्यक्ति में आदर्श के रूप में है वो शिक्षा पूर्वक जो है सब तक मल्टीप्लाई होने का व्यवस्था बनेगा, और शिक्षा में आ गया तो उसके साथ व्यवस्था बनेगी, और इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो सकता है। जो भी मैंने अपने उसमें भी रखा प्रस्तुति में कि ये जो नियति क्रम है उसको कैसे लेकर जाएंगे, काम कैसे होगा, उसमें कार्यक्रम क्या होगा। तो ये होगा कि जो आपको दिखाए उसको आप शिक्षा पूर्वक दूसरे तक पहुंचाएं, है ना, और उसका एक पूरा एक समाज बनने लगे, और फिर ये समाज व्यवस्था को सुनिश्चित करें, तो अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा और व्यवस्था दोनों उपलब्ध हो सकती है। इससे इसका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ये पोजीशन अगर अभ्यास दर्शन को आप पढ़ेंगे तो यह कि ये जो आदर्श है इसका शिक्षा पूर्वक पहले जनजाति में जाना, और फिर व्यवस्था पूर्वक उसका स्थिर होना, और फिर आगे के लिए मल्टीप्लाई होना। तो उसमें कहीं ऐसा नहीं कि विकल्प है उस रूप में, यह है कि जो संकल्प हुआ उसका लोक व्यापीकरण नहीं हुआ। अब इस बात का संकल्प है कि उसका लोक व्यापीकरण होना। लोक व्यापीकरण कैसे होगा, तो शिक्षा और व्यवस्था से होगा। मतलब पूरे अभ्यास दर्शन को पढ़ेंगे तो आपको ये इस तरह का फॉर्मुलेशन मिलेगा। तो मैं तो उसको इस रूप में ही देखता हूँ। ठीक है, बढ़िया। ठीक, तो बाबा जी का जो एक जो स्वास्थ्य को लेके वैद्य के रूप में रहे, वो उस पक्ष को आपने भी देखा होगा, उसके बारे में आपका क्या सोचना है? मैंने देखा, और अर्चना जी ने इस पर बहुत सारी बात बताई दी अभी। जी कि उन मतलब जितना उनके पास था, मतलब इस आयुर्वेद के विद्या के हिसाब से भी वो तो बहुत था, जितना उन्होंने उस एरिया को बहुत खोला नहीं। आवश्यकता उनको लगी कि और बहुत काम दूसरे वाले करने हैं। एक तो वो बात बताई है अर्चना जी ने आपको, और ये भी बताया कि वो सिर्फ कोई नाड़ी देखकर या उस तरह से नहीं देख रहे थे, बल्कि जितना उनकी देखने की क्षमता थी उसके तहत जो पूरी चीज को देख सकते थे, स्थूलतम से लेकर सूक्ष्मतम तक, उसके तहत देखते थे, और अभी उसमें से क्या हो सकता है सहयोग, उसको वो इंगित करते थे। तो मैं तो उसको उसी रूप में देखता हूँ। उसमें काफी सारी बातें अर्चना जी ने बताई दी। ठीक, बढ़िया, ठीक है। और कुछ जोड़ना है इसमें? ये जो भी बोल रहे हैं आप, मेरे को लगा कुछ बोलने लगे। नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि वो भाग को उन्होंने बहुत फैलाया नहीं, बट पोटेंशियल था। और कुछ लोग अगर उसको लगते साथ में, मतलब साथ दिखाते तो कर सकते थे। अम्बा दीदी के पास उतना टाइम नहीं था तो। हाँ, मेरे को लगता है ज्योतिष और आयुर्वेद वाले को, उन्होंने ज्योतिष को तो एक तरीके से बंद ही कर दिया था एक समय पे, और आयुर्वेद वाले को भी बहुत सीमित कर दिया था, नहीं तो उसमें भीड़ बहुत बढ़ जाने वाली थी और समय बहुत जाने वाला। दोनों बात मुझे लगती है उसमें। एक तो ये कि उन्होंने उस विधा के रूप में भी उसको बहुत फैला नहीं, ज्योतिष वाले को अगर देखें या वास्तु को देखें, ये सब का उनको पकड़ था, लेकिन उसको फैलाया नहीं उन्होंने। और आयुर्वेद वाले में देखेंगे तो मुझे लगता है कि कोई बहुत उस तरह के लोग भी नहीं मिले जो उसको वो करते, जबकि उन्होंने प्लेसमेंट तो आयुर्वेद को किया ठीक से, इसको किया जाना चाहिए। हाँ, ठीक बात। हाँ, विधिवत विधि से अध्ययन करने के लिए बहुत लोग पहुंचे नहीं उस एरिया में। ठीक है भैया, मेरी तरफ से तो सारी बातें हो गई, आपने कवर कर दी, बहुत अच्छे से कर रहे, मेरे को स्पष्टता बनी इसकी। अपनी तरफ से और कोई बात जोड़ना चाहेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में आप? मतलब मुझे ये बात बार बार लगती है, और मैं इसको जनरल उस तरह से ही कह रहा हूँ कि ये जो नियति क्रम है ना, उसको समझना और उसके अर्थ में जीना, और फिर उसका जो जीना है उसका लोक व्यापीकरण करना,
इसमें बहुत अवसर है हाँ। है ना, बहुत काम है। अपने को उसको लगकर करना चाहिए फोकस ढंग से। बाकी सबका जो है वो जो समीक्षा वाली बात है उसमें पढ़कर अपन बहुत सारा ऊर्जा भी लगाते हैं और बहुत सारा मतलब व्यतिक्रम सा भी होता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। इसमें बहुत स्कोप है। हाँ, मतलब जो सही है उसको समझने के अर्थ में, उसको जीने के अर्थ में, उसको दूसरों के साथ शेयर करने के अर्थ में, है ना, उसका जो जीने का स्वरूप है परिवार से और फैलकर विश्व परिवार तक, उसको करने के लिए बहुत अवसर है। उसको ठीक से हमको करना चाहिए। मैं अपने लिए तो देखता हूँ कि उसमें बहुत काम है मेरे पास, तो मैं तो उसको उस तरह से देखता हूँ और करता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।